साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं तानाशाह की तैयारी। जी हां, उत्तर कोरिया में अपने मुख्य योंगब्योंग परमाणु परिसर में एक यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का विस्तार कर रहा है और विशेषज्ञों की अगर माने तो उपग्रह तस्वीरों के आधार पर यह आंकलन किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया परमाणु बम सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है। अमेरिका के साथ लंबे समय से निष्क्रिय परमाणु निरस्त्रीकरण कूटनीति के बीच उत्तर कोरिया ने 6 महीने में अपना पहला मिसाइल परीक्षण किया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। इसके बाद यह आंकलन सामने आया है। मैंटेरो ने मिलिब्री ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जेफरी लुइस और 2 अन्य विशेषज्ञों की अगर एक माने तो उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि संवर्धन संयंत्र का विस्तार शायद ये इंगित करता है कि उत्तर कोरिया योंगब्योन परिसर में हथियार विस्तार से यूरेनियम का उत्पादन 25% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मैक्सा द्वारा ली गई उपग्रह की तस्वीर योंगब्योन में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र से सटे एक क्षेत्र में निर्माण को दर्शाती है। इसमें यह कहा गया कि 1 सितंबर को ली गई एक उपग्रह तस्वीर में उत्तर कोरिया ने पेड़ों को हटाया और निर्माण के लिए अपनी जमीन तैयार की और एक निर्माण उत्खनन भी दिखाई दे रहा है। 14 सितंबर को ली गई दूसरी तस्वीर में एक क्षेत्र को घेरने के लिए एक दीवार खड़ी की गई और एक नींव पर भी काम किया गया। नए क्षेत्र तक पहुंचने के प्रदान के लिए संवर्धन इमारत किनारे के पैनल से हट गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज का मुद्दा क्या है, तानाशाह की तैयारी किस तरीके से देखने को मिल रही है। परमाणु परिसर का विस्तार उत्तर कोरिया करता हुआ नजर आ रहा है। सैटेलाइट से ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उससे ये पता लगा है। 6 महीने में अपना पहला मिसाइल परीक्षण यहां पर किया। इसके साथ ही मिसाइल परीक्षण के बाद अब तनाव कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लगभग 1000 वर्ग मीटर में परमाणु परिसर का जो नया क्षेत्र है वो फैला हुआ है। हथियार स्तर के यूरेनियम का उत्पादन भी 25% तक बढ़ गया है। कोरिया के पास योंगब्योन में उत्पादन बढ़ाने की जो सुविधा है वो मिल चुकी है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया का अनुमान पहले ही है कि 60 परमाणु हथियार का वो परीक्षण कर चुके हैं और देखने में यह भी आ रहा है कि क्या किसी जंग की फिराक में तो नहीं है। ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। अमरदीप त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुपम तिवारी जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अनुपम तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर कोरिया जो है वो परमाणु परीक्षण की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रहा है और क्या समझा जाए कि एक बड़े ये खतरे की ओर इंगित करता है या इससे क्या समझा जाए? लगातार कई सालों से उत्तर कोरिया इसके ऊपर काम कर रहा है। 2017 के बाद से, जब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बातचीत इनकी तानाशाह की हुई थी, तो उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि शायद अब कुछ उत्तर कोरिया बैक ट्रैक करेगा अपनी चालों को। लेकिन अब लगने लगा है कि इधर ट्रंप साथ से जाते ही, यूनाइटेड स्टेट्स में नई सरकार आते ही किम जोंग उन ने अपनी हरकतें फिर से वापस चालू कर दी। वो उत्तर कोरिया को एक इस तरह का राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं जिससे कि वो अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। हर एक तानाशाह की कार्य करने की यही स्टाइल होती है, यही शैली होती है और इसी तरह से ये लोग काम करते हैं। किम जोंग उनका मानना है कि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के बाद, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मजबूत करने के बाद, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के ऊपर अपना अधिकार करने के बाद वो अमेरिका को, जापान को, चाइना को, यहाँ तक कि रशिया को भी डराने में कामयाब हो जाएगा। उसको ऐसा लगने लगा है कि इस उपलब्धि का इस्तेमाल वो डेटरेंट के रूप में करेगा, यानी कि वो किसी भी देश को जब चाहेगा तब उसको डरा सकता है और कोई देश जो उसके ऊपर हमला करने की सोच रहा हो या उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की सोच रहा हो या कुछ भी इस तरह के प्रतिबंध लगाने की सोच रहा होगा तो वो उनके लिए डर का काम करेगा। तो किम जोंग उन ने एक तरह से कई हितों को साधने की कोशिश करी है, लेकिन इनके मूल में वही है कि तानाशाह किम अपने आप को दुनिया का एक बड़ा नेता मान बैठे हैं। तानाशाह किम अमेरिका के सामने इस तरह से अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि वो भविष्य में अमेरिका के लिए खतरा हो सकते हैं, जो कि वो है भी। और इसी तरह पूरे इलाकाई जो संतुलन है चीन, जापान और रशिया के माध्यम से, उस पूरे संतुलन को भी वो बिगाड़ देना चाहते हैं। तो किम की एक अपनी सोच है और उस सोच को अमेरिका भी समझता है, इस सोच को सारे विश्व के बड़े देश भी समझते हैं। लेकिन समस्या इसमें है कि किम खुद नहीं समझते हैं कि उनकी इस सोच से उनके देश का ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले कई सालों से नॉर्थ कोरिया के ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। कई सालों से नॉर्थ कोरिया में लोगों का आना जाना बंद हो रखा है, एक तरह से कि वहां पर ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि वो पूरे विश्व से कटा हुआ देश माना जाने लगा है। इससे जो नुकसान हो रहा है वो सबसे ज्यादा किम जोंग उनकी उन नागरिकों का हो रहा है जिनके बल पर वो अपनी महत्वाकांक्षा को पाल बैठे हैं। अब दुनिया को ये चाहिए कि बदलते हुए वैश्विक परिवेश में, जहां तक कि लगातार बहुत तेजी से समीकरण बदल रहे हैं,
अमेरिका अपनी कई सारी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, रशिया और चीन की अपनी समस्याएं हैं, अन्य देशों की अपनी समस्याएं हैं। तो बिल्कुल। किम के इस चीज को, जो उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर काम करना एक बार फिर शुरू किया है, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि ऑलरेडी इनके ऊपर प्रतिबंध लगा चुकी है, उसको भी इन सब चीजों को देखना चाहिए और उसके ऊपर सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि किम को अगर खुला छोड़ा गया तो ये पूरी दुनिया की शांति के लिए बहुत ही घातक व्यक्ति है। बिल्कुल, जिस तरीके से उनका रवैया रहा है उसको देखते हुए वाकई में एक खतरे की घंटी जरूर इसे माना जा सकता है। और जिस तरीके से आपने इस चीज को समझाया है, वाकई में खुला छोड़ना एक दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक चीज जो है वो यहाँ पर होगी। अमरदीप सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, पहला सवाल आपसे यही है कि क्या किसी जंग की फिराक में है, इसे क्या समझा जाए? हाल ही में जो विश्व के समीकरण बदले हुए हैं, जैसे अमेरिका का अफगानिस्तान से चले जाना, इराक में उलझते रहना और इस तरह की घटनाएं, उससे अमेरिका का जो एक वर्ल्ड पावर के रूप में जो चेहरा था वो खत्म हो गया है। और उस चीज का फायदा ये किम जोंग, जो नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है, ये उसका फायदा उठाना चाहता है। बिकॉज उसके अमेरिका से तनातनी तो पहले से ही चलती रही थी, लेकिन अमेरिका का उसको मालूम था कि ये मेरे को बेफिटिंग रिप्लाई दे देंगे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो अमेरिका का रूप सामने आया है, उसको लग रहा है कि अभी तो तू फ्री हो गया है। एंड मतलब इसने अपना जो जैसे कि अपना जो परमाणु परीक्षण और इस तरह जो अमेरिका के सपोर्टेड नेशंस थे, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है या अपना ताइवान है, उन सबको डराना धमकाना शुरू कर दिया है और अपने आप को इस क्षेत्र की बड़ी पावर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करने का ये प्रयास है। मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से जंग शुरू कर सकता है या किसी देश पे हमला कर सकता है, लेकिन ये वर्ल्ड को टेरराइज जरूर कर सकता है। और उसका जो ये अफगानिस्तान वाला जो है, ये सीधा सीधा आउटकम है। उसे मालूम चल गया है कि जो बाइडेन इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट एंड अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो ये टेस्टिंग भी हो सकती है कि लेट अस सी व्हाट एक्शन अमेरिका विल टेक। तो इस तरह का ये अभी मतलब सॉर्ट ऑफ ट्रायल है। यू नेवर नो, यदि अमेरिका कोई विफिटिंग रिप्लाई उसको नहीं देता है या उसको लगता है कि अमेरिका कमजोर वास्तव में पड़ गया है, तो वो और कुछ ना कुछ स्टंट जरूर करेगा। तो फिलहाल तो उसका जंग वाला तो नहीं, लेकिन ये इलाके को डरा के धमका के और अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है इस क्षेत्र में, इससे पहले कि कोई और उसको करे। जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि उसको खुला छोड़ना बहुत खतरनाक है, यूएनओ को ऐसा करना चाहिए। और पता नहीं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान में उन्होंने कुछ नहीं किया, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ करेंगे भी, तो क्योंकि सीधे सीधे वर्ल्ड पावर्स इन्वॉल्व हैं। आई डोंट नो हु विल बेल द कैट। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि खुला छोड़ना एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, भारत के लिए किस तरीके से ये खतरा साबित हो सकता है, या जो अन्य देश हैं उनके लिए भी किस तरीके से ये खतरा साबित हो सकता है? अंशुल, अगर भारत की बात की जाए तो भारत के लिए खतरा सबसे बड़ा ये है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो बहुत दिनों से डेवलप हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो भी नाभिकीय काम हो रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर जो काम चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। यानी कि सीधे सीधे भारत के जो सबसे बड़े दुश्मन है पाकिस्तान के जो आईएसआई वाले लोग हैं, जो वहाँ के जो ऐसे लोग जो हथियारों के ऊपर काम करते हैं, उन सब लोगों का किम जोंग उन से मिल जाना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि कुछ पता नहीं है किम जोंग उन किस तरह की गतिविधियां करेगा और वो अपने को सूरमा दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और पाकिस्तान क्योंकि खुद एक आतंकवादी देश है, तो पाकिस्तान इसमें उसकी सहायता जरूर करेगा। इससे एक खतरा और भी मैं देखता हूं, क्योंकि इस समय दुनिया में अलग अलग इलाकों पर तमाम तरह के आतंकवादियों का वर्चस्व हो गया है। अफगानिस्तान को आप देख लीजिए, तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया है। आईएसआईएस, अलकायदा, इस तरह के संगठन जो लगभग खत्म हो चुके थे, वो एक बार फिर से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान एक तरह से पूरे इसका सेंटर बनने वाला है आतंकवादियों का। और नॉर्थ कोरिया हो सकता है कि भविष्य में चल करके अपने वेपन के ऊपर जो उनकी महारत हासिल है, जो तमाम तरह के उन्होंने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रखे हैं, वो भी आतंकवादियों के हाथों में जा सकते हैं। तो ये एक तरह का एक बड़ा सा गुट बन रहा है पूरे विश्व में, जिसमें तमाम तरह के आतंकवादी देश और उन आतंकवादी देश के सपोर्टर्स
और उन सपोर्टर्स को बैकअप देने वाले चीन और कुछ हद तक ईरान और रशिया जैसे देश भी शामिल है। इस पूरे नेक्सस को हमको समझना पड़ेगा और भारत जैसे शांतिप्रिय देशों को सबसे बड़ा खतरा यहीं से होता है, क्योंकि हम चाह कर भी ऐसे किसी भी नेक्सस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं जो कि मानवता के खिलाफ हो। और जब हम मानवता के खिलाफ जाने वाले तत्वों का साथ नहीं देते हैं तो हमको उनका सामना करना पड़ता है। तो अब हमें उनका सामना करना पड़ सकता है और भारत के लिए निकट भविष्य में बहुत तमाम तरह के खतरे हो सकते हैं। जो भी आतंकवादी घटनाएं सीमा पार से होती हैं उनमें हम हो सकता है कि नॉर्थ कोरियन ब्लूप्रिंट भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो नाभिकीय हथियार है, जो वहां की मिसाइल्स हैं, जो वहां के दूसरे वेपन्स हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत सेफ हाथों में है। वो कभी भी किसी के हाथ में जा सकते हैं। किम जोंग उन खुद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, वो कब किससे दोस्ती कर लेते हैं। जो व्यक्ति अमेरिका तक से बात करने पर राजी हो जाए और अगले दिन इनको धोखा देने पर भी राजी हो जाए, उस व्यक्ति के बारे में राजनीतिक रूप से कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत समेत दुनिया के सभी देशों को इसमें सतर्क रहना पड़ेगा और भारत से बड़ी जो वो दिक्कतें हैं वो किम जोंग उनके जो आसपास के जो देश हैं वहां पर आने वाले हैं। साउथ कोरिया जिनकी राजधानी सियोल प्योंगयांग से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि उनके बिल्कुल टारगेट पे रहते हैं। जापान तक उनकी पहुंच, उनकी मिसाइलों की पहुंच है। इसके अलावा जो गुआम का एयरबेस है, अमेरिका का जो नेवल बेस है, वहां तक भी इनकी मिसाइलें पहुंच सकती है। लगातार इन्होंने अपनी फायरिंग से, टेस्टिंग से साबित करी है। तो सबको खतरा है। सबसे बड़ा खतरा एक मैं और देखता हूं कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हवा में है, अंतरिक्ष में है, लेकिन अभी जो फिलहाल 1-2 साल में जिस तरह की मिसाइलों की टेस्टिंग नॉर्थ कोरिया ने करी है, उससे साबित होता है कि वो 4500 किलोमीटर तक ऊंचाई में जा सकती है। यानी कि सीधे सीधे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी खतरा आप देख सकते हैं। इस तरह के खतरे जो कि अभी फिलहाल लोगों ने सोचे भी नहीं है, वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में देखना पड़ जाए। तो सबको मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इसमें सबसे बड़ा योगदान बनता है। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाए, इसके इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमसे। बिल्कुल अनुभव तिवारी जी, लेकिन अगर देखा जाए अमेरिका के साथ लंबे समय से जो निष्क्रिय परमाणु निरस्त्रीकरण और कूटनीति के बीच में कोरिया ने 6 महीने में अपना पहला मिसाइल परीक्षण किया है, जिसके बाद अब तनाव जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। तो क्या अमेरिका के लिए भी ये खतरा हो सकता है? मैंने जैसे बताया कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है और किम जोंग उनकी जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल यही है कि वो किसी तरह से अमेरिका के बराबर में अपने आप को देखना चाहते हैं। आप अगर ये देखें कि जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो कर रहे हैं किम जोंग उन या उत्तर कोरिया जो कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही मंशा है कि वो इसको डिटरेंट के रूप में यूज करना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। वो समझ बैठा है कि साउथ कोरिया और जापान, चूंकि अमेरिका के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है अपनी रक्षा के लिए, तो अगर कल को टकराव की स्थिति बनती है तो साउथ कोरिया और जापान की तरफ से लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका जरूर आएगा। और जब अमेरिका उस क्षेत्र में आएगा, जो कि ऑलरेडी है, उसने गुआम वगैरह में अपने बेसेस बना रखे हैं, तो जब जिस दिन वो वहां पर आएगा तो वो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर सीधे अटैक करे। राजनीतिक प्रतिद्वंदा तो है ही, रक्षा के क्षेत्रों में भी बहुत जबरदस्त लड़ाई है, बहुत टेंशन है, बहुत खींचतान है। तो अमेरिका उसको अपना वो सबसे बड़ा दुश्मन मानता है किम जोंग उन, और इसी दुश्मनी को बनाए रखने के लिए, अमेरिका को डराए रखने के लिए वो लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है, जिससे कि अमेरिका परेशान रहे। एक तरह से आप इसको हाइड एंड सीक का खेल समझ सकते हैं। अमेरिका को वो डराता है, फिर 2 कदम पीछे आ जाता है, फिर डराता है और फिर पीछे आ जाता है। तो इस तरह की गतिविधियां चलती रहेंगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी, तमाम सैंक्शंस लगे रहने के बावजूद भी, अमेरिका के तमाम विरोध के बावजूद भी लगातार वो आर्म्स का डेवलपमेंट कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, केमिकल वेपन्स के ऊपर और बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि अमेरिका का तो खतरा है ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया को ऐसे तानाशाह से खतरा है। बिल्कुल अमरदीप सर, अगर देखा जाए परमाणु परिसर का जो विस्तार उत्तर कोरिया यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, 6 महीने में अपना पहला मिसाइल परीक्षण भी यहाँ पर कर लिया गया है, तो उसके बाद में जो तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जो यहाँ पर किया हुआ है, उसके साथ ही अगर थोड़ा सा बैक में हम जाएं, जो रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है कि 60 वो परीक्षण पहले भी कर चुका है 2018 से लेकर अभी तक, तो कितना बड़ा विस्फोट वो करने की फिराक में हो सकता है? क्या इसके मायने निकाले जाए इस चीज से? देखिए, जो तानाशाह अपने देश की जनता का ही हित न देख सकता हो, बिल्कुल, वो विश्व का क्या हित करेगा या कौन से दूसरे देशों का हित करेगा? अब आप यहाँ देखिए कि विश्व के किसी कोने में भी कोई घटना होती है तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
हम इफेक्टेड होंगे। हम मतलब ये नहीं सोच सकते कि डायरेक्टली हम नॉर्थ कोरिया की जद में नहीं है या उसके बॉर्डर हमसे दूर है तो हमारे को डायरेक्ट खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है। विश्व में कहीं भी किसी भी देश में कोई इस तरह की घटना होगी तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड होंगे। दूसरे, जिस तरह का ये नेगेटिव पावर्स का जो गठजोड़ बन रहा है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये पागल लोग हैं, क्योंकि इनमें से कोई से भी देश को अपने देश की आम जनता का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ये यूं समझिए कि वहां की जो सत्ता है, वहां की जो पावर है, वो सब पागल लोगों के हाथ में है। किम जोंग ही मतलब आई डोंट नो मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही, यदि साइकोलॉजिकली इसको देखा जाए तो मतलब ही एकदम पागल की श्रेणी में उसको हम गिन सकते हैं। ऐसे ही ये तालिबानी है, वो पागलों की श्रेणी में, उनको कोई पता नहीं। मतलब अपने जो अभी बड़ा उसमें न्यूज में आ रहा था कि मुल्ला बरादर जो अपना उनका ओरिजिनेटर था, उसी को शायद उन्होंने गोली मार दी या इंजर्ड है या किडनैप किया है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, अभी तक कुछ खबर क्लियर नहीं है। बट कहना यह है कि ऐसे लोग वो कुछ भी कर सकते हैं, और इस तरह का जो ये गठजोड़ बन रहा है नेगेटिव पावर का, उसको उससे देख के लगता है कि कहीं आगे ये तीसरे विश्व युद्ध में ना कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज जब जैसे अभी जापान की जो सुरक्षा है, उसकी होल एंड सोल जिम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई है। तो जैसे जापान सी में ही उसने ये परीक्षण किया है, तो जापान तो सीधे सीधे मतलब वो थ्रेटनिंग है जापान को, और जापान को थ्रेट का मतलब है अमेरिका को थ्रेट है। अमेरिका को थ्रेट है तो उसके साथ जो नाटो है या दूसरे जो कंट्रीज हैं, उन सबको एक तरह से खतरा है। तो वो सारे एक साथ हो जाएंगे, ये एक साथ हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव पावर तो एक साथ है ही, क्योंकि पाकिस्तान का नॉर्थ कोरिया के साथ पूरा टेक्नोलॉजी का लेन देन और जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस है, उसमें ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो ऐसा ना हो कि यदि इनको ना कंट्रोल किया गया, ना रोका गया समय पे, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ को भी ले जा सकता है। और तीसरे विश्व युद्ध का मतलब है कि पूरी पृथ्वी पर तबाही होनी है, क्योंकि जिस तरह के वेपनरी जो पूरे विश्व में सभी कंट्रीज के पास है, न्यूक्लियरी जो इक्विप्ड कंट्रीज हैं, तो फिर जब एक बार शुरू हो गया तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इस मानव सभ्यता को ही खतरा हो सकता है। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी, जैसा कि त्यागी जी बता रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की अगर छिड़ जाएगा, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो, और वाकई में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो तालिबानियों का कब्जा करना हो अफगानिस्तान पे, और अब जिस तरीके से परमाणु परीक्षण यहाँ पर किए जा रहे हैं, और लगातार 2018 से लेकर अभी तक में 60 से ज्यादा परमाणु परीक्षण जो है वो साउथ कोरिया कर चुका है, तो किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? क्योंकि किसी देश पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम अधिकार से किसी चीज को जाकर बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अगर इस तरीके की चीजें हैं और जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है, तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, मैं भी त्यागी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जिस तरह के नेगेटिव पावर्स अपने आप को जोड़ती चली जा रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर ये काम कर रहे हैं, तो तृतीय विश्व युद्ध कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो सकता है। और जिस तरह के विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं, जो बड़े राजनीतिक रसूख वाले देश हैं, उन देशों ने अपने अपने हितों को ही महत्व दे रखा है। उनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है। आप अमेरिका को भी इसका आरोपी मान सकते हैं, और काफी हद तक चाइना और रशिया को भी मान सकते हैं। सब अपने हितों के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा सकती है। और अगर आप कहें कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इसको रोकने के लिए सबसे पहले नीतिगत बदलाव करने पड़ेंगे। हमें इस तरह की नीतियां बनानी पड़ेंगी कि किम जोंग उन जैसे तानाशाहों को फ्री हैंड ना मिल पाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नॉर्थ कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण से के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, लेकिन उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्रूज मिसाइल को इससे बचा रखा है, जबकि आज जमाना क्रूज मिसाइल का है। क्रूज मिसाइल के ऊपर तमाम तरह काम हो रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया ने भी ये करके दिखाया है। क्रूज मिसाइल के मामले में वो क्षेत्र में अच्छी खासी ताकत अब बना चुका है, तो उसके ऊपर इस मामले में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रतिबंध है ही नहीं। तो हम ये समझे कि एक तरह से इन बड़े संगठनों ने अपने आप को मजाक का विषय बना दिया है, इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियां, इस तरह की भेदभावपूर्ण बेवकूफी भरी पॉलिसी को अपना करके। अगर किसी देश के ऊपर काम कर रहे हैं तो यूएन को एज अ होल अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, यूएन कहीं था ही नहीं,
अमेरिका वहां पे खेल रहा था, नेटो खेल रहा था, चाइना अलग खेल खेल रहा था। एक यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी बनती थी अफगानिस्तान को संभालने की। यूनाइटेड नेशंस वहां पर सामने नहीं आया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में 4-5 जो विश्व के बड़े नंबरदार बनते हैं जो देश, उन देशों की काफी मतलब ऐसी नीतियां रही जिससे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अफगानिस्तान में किस तरह की गड़बड़ियां मची हुई है और उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अब जबकि अफगानिस्तान हाथ से बाहर निकल चुका है, अब जबकि स्थितियां वहां पे बेहद खराब हो चुकी है, तब वहां पे मानवीय सहायता के नाम पर कुछ चीजें भेजी जा रही है। तो मेरा यही कहना है कि बड़ी जो संगठन है, विश्व बिरादरी के जो सर्वे सर्वा हैं, उन सबको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं एक चीज खिलाऊंगा कि भारत जैसे देशों को यहाँ पर लीड करना पड़ेगा। 130 करोड़ 135 करोड़ की आबादी लेकर के हम बिना कुछ बोले हुए, बिना कहीं इंटरफियर किए हुए नहीं रह सकते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, हमारे पास इतनी बड़ी संसाधन है, हमारे पास क्षमता है, लेकिन हम सिर्फ वेट एंड वॉच करते रह जाते हैं। अब जैसे नॉर्थ कोरिया का इशू हो या अफगानिस्तान का इशू हो या कोई भी इस तरह के इशू, अंतर्राष्ट्रीय इशू हो, वहां पर भारत का न दिखाई देना मुझे बहुत हताश करता है। और अगर विश्व में शांति, विश्व को शांत रखना है, तृतीय विश्व युद्ध जैसे किसी बड़े आशंका से अपने आप को बचाना है, तो वहां पर भारत जैसे देश की जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। और भारत की राजनीति को अब प्रोएक्टिव होकर ये काम करना चाहिए। इस तरह के तमाम झगड़े जो विश्व में चल रहे हैं, उन झगड़ों में अब तटस्थता दिखाने का वक्त नहीं रह गया है। भारत को एग्रेसिव होकर के चीजों को लेना पड़ेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो चाहे ना हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत 140 करोड़ शांतिप्रिय इंसानों का प्रतिनिधित्व जरूर करता है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी तादाद है। तो ये शांति की जो तस्वीरें हैं विश्व में, वो भारत जैसे देशों से निकल के जाती है सामने। भारत के साथ यहाँ पर आप जापान को मान सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को मान सकते हैं, और भी ऐसे कुछ नए देश, ब्राजील को मान सकते हैं, साउथ अफ्रीका को मान सकते हैं, जो उभर रहे हैं और विश्व में अपनी भूमिका चाहते हैं। भविष्य में ये भूमिका उनको जरूर मिलेगी, लेकिन उस भूमिका को पाने के लिए इन देशों को अब प्रयास करने शुरू कर देने चाहिए। बिल्कुल अमरदीप साहब, जिस तरीके से अभी सर ने कहा कि शांति की जो तस्वीरें भारत से निकलकर जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके की अभी चीजें निकलकर आ रही हैं उसमें शांति दिखाना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं सिर्फ आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि अगर अभी भी इस तरीके की बात यहाँ पर की जाए तो कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है, और भारत को किस तरीके के कदम आगे फिर उठाने चाहिए, क्योंकि जो निकल के चीजें सामने आ रही हैं उसके बाद अगर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? अंशुल, जैसे अभी तिवारी जी ने बताया कि हम इस तरह मतलब जो चाहे हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हों ना हों, इंडिया शुड लीड। यस, इंडिया शुड लीड, बट कैसे? क्योंकि जो ये विश्व के 5 देश हैं जो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, इन्होंने पूरे विश्व को अपनी जो है मर्जी का मतलब वो बना लिया है। यहाँ के नंबरदार बने बैठे हैं, जिसको मन आता है जिस पे सैंक्शन लगा देते हैं। जहाँ पे अपना फेवर होता है वहां पे कोई सैंक्शन नहीं लगाते, या जहाँ अपना रोल होता है वहां पे शांत बैठे रहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस यूएनओ जैसे संगठन को डिसॉल्व करके इंडिया शुड लीड एंड क्रिएट सच ए ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऐसे शांति वाले देश हों और वो उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हों, और उसको इनिशिएटिव लेके ऐसा संगठन बना के हमें लीड करना चाहिए। बिकॉज अब यदि चाइना का कहीं रोल होगा तो वो उस पर सैंक्शन नहीं लगाने देगा, अमेरिका का कहीं रोल होगा तो वो अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करेगा, रशिया का इन्वॉल्वमेंट होगा तो रशिया अपना वीटो पावर इस्तेमाल करेगा। तो आप मतलब यू आर प्लेइंग ए गेम। और ये मतलब यूएनओ जैसी एक संस्था जो है इन 5 देशों के हाथ में कठपुतली बन के रह गए हैं, कोई अपनी मर्जी से सारा चल रहा है। तो इंडिया को लीड ऐसे ही लेना पड़ेगा कि एक ऐसा संगठन बनाए, जैसे अभी तिवारी जी ने कुछ नाम गिनाए थे जी, कि ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, या और दूसरे देश शांति चाहते हैं और कुछ कर भी सकते हैं, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना के वी शुड प्ले मेजर रोल इन दिस। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही, और जिस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस पूरे टॉपिक पर हमें समझाया। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ समय निकालकर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे उत्तर कोरिया अपने मुख्य योंगबियोंग परमाणु परिसर में एक यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का विस्तार कर रहा है। विशेषज्ञों ने उपग्रह तस्वीरों के आधार पर यह आंकलन किया है और विशेषज्ञों का यह कहना भी है कि उत्तर कोरिया परमाणु बम सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है। अमेरिका के साथ लंबे समय से निष्क्रिय परमाणु निरस्त्रीकरण कूटनीति के बीच उत्तर कोरिया ने 6 महीने में अपना पहला मिसाइल परीक्षण किया, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है। तो वाकई में तनाव तो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है और सभी को अब देखना होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम
उनको इस तरीके से खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें हैं, तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेना और उसके बाद सत्ता उनके हाथ में चले जाना और उसके बाद अब तानाशाह का इस तरीके से परमाणु परीक्षण करना, तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है। इस पर बैठकर बिल्कुल सोचना चाहिए।